हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण यूपी टेट 2023 का एक पर्यावरण का क्लास इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, ये ईवीएस का क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये पूरा क्लास दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और चित्र के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, यह क्लास यूपी टेट 2023 संबंधित है और यह पूरा इसमें ईवीएस चैप्टर फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चैप्टर में दोस्तों हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल चैप्टर खत्म कर चुके हैं और दोस्तों एक और टॉपिक है ओजोन परत। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर जो है ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन सबको। और आइए हम लोग आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यू चैप्टर है पारिस्थितिकी और एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इस न्यू चैप्टर पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू करते हैं और देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है या पारिस्थितिकी क्या होता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। पारिस्थितिकी शब्द क्या रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द को इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है पारिस्थितिकी, तो देखिए यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जैविक घटकों तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटकों के मध्य जो है अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं, जैविक घटकों तथा भौतिक पर्यावरण और जैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है कि ओइकोलॉजी शब्द जो है, ओइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ओइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1869 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। ठीक है, ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों ओइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था, तो 1869 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर पूछे कि ओइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों जो ये ओइकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ओइको शब्द से और लोगस शब्द से। ठीक है, किससे किससे बनकर बना है दोस्तों ओइकोलॉजी शब्द, तो ओइको शब्द से मिलकर बना है और लोगस शब्द से मिलकर बना है। ओइको शब्द का मतलब होता है दोस्तों रहने का स्थान। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। ओइकोलॉजी शब्द का मतलब रहने का स्थान और लोगस शब्द का मतलब अध्ययन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पूरा पारिस्थितिकी जो खोज कब हुई, खोज किसने किया, ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे लोगोस का मतलब क्या होता है, तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन से बना है लोगोस। ठीक है, चाहे लोगोस का मतलब अध्ययन होता है और बाद में इसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाने लगा। ठीक है, जिसको इकोलॉजी कहा जाता था उसे ही बाद में इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाने लगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पारिस्थितिकी पढ़े हैं, इकोलॉजी पढ़े हैं और यहाँ से हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, आइए इसको विस्तार समझते हैं और इसकी खोज कब हुई, खोज किसने किया, इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलेट द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो इस शब्द का प्रयोग एजी टांसलेट द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1935 ईस्वी में किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठकों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो आते हैं जैविक एवं अजैविक घटक के जो संगठक हैं, समूह हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कह रहा है जो पारस्परिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, पूरा सिलेबस दोस्तों कवर कराया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर भी कर दिए आप लोग, ताकि जो भी आपके सगे संबंधी हो उनके यहाँ वीडियो पहुँच सके, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे पारस्किक तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों पारस्किक तंत्र का प्रकार में कौन कौन आते हैं, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों जो पारस्किक तंत्र के प्रकार में आते हैं वो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ भी आती हैं। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ भी आती हैं और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ भी पारस्किक तंत्र के प्रकार के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों इसको विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ में दोस्तों क्या क्या आते हैं, देखिए इसको कह रहा है जंगल आते हैं, चारागाह आते हैं, और दोस्तों उसके क्षेत्र आते हैं, रेगिस्तान आते हैं, पर्वत आते हैं और द्वीप आते हैं और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली। तो जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में कौन कौन आते हैं, तो तालाब आता है, इसमें भी जल रहता है, झील आता है, आर्द्र भूमि, नदी, डेल्टा, समुद्री तट, ये सब जो है दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। और स्थलीय प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों आप लोग देख ही चुके हैं कि जंगल आएगा, चारागाह आएगा, और दोस्तों उसका क्षेत्र आएगा, रेगिस्तान आएगा, पर्वत आएगा, द्वीप आएगा। ठीक है, ये सभी जो है स्थल में पाए जाते हैं और ये जो सभी हैं ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या रहा है, पारस्किक तंत्र के घटक। तो दोस्तों इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि पारस्किक तंत्र के घटक में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पारस्किक तंत्र को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है दोस्तों जैविक घटक। ठीक है, इसे बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों सेकंड अजैविक घटक। ठीक है, तो दोस्तों अजैविक घटक क्या होता है, तो दोस्तों यह एबॉयटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये जो है अजैविक घटक निर्जीव होता है, यह सजीव होता है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से देखते हैं अब। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग जैविक घटक को विस्तार से देखेंगे। कह रहा है जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट। तो दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत देखिए क्या आ रहा है, तो दोस्तों जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों, तो जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है, आइए देखते हैं इसको। कह रहा है पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है थर्ड है अपघटक। ठीक है, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। आइए अब इसको विस्तार समझते हैं कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। तो दोस्तों जो उत्पादक होता है, फर्स्ट जो उत्पादक है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो पेड़ पौधे, ये सब जो दोस्तों उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो उत्पादक के अंतर्गत दोस्तों पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है, उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, तो दोस्तों उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आ रहे हैं, जो भी दोस्तों सभी पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आ जाएंगे। उपभोक्ता के अंदर क्या आता है दोस्तों, तो जितने भी जीव हैं दोस्तों ये सभी आ जाएंगे उपभोक्ता के अंतर्गत। ठीक है, पॉइंट 2 के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, तो पॉइंट 2 के अंतर्गत दोस्तों उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे जितने भी सभी जीव हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सभी जितने जानवर हैं जिसमें जीव पाया जाता है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, ये सभी दोस्तों जीव में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया उत्पादक और दूसरा पॉइंट हो गया उपभोक्ता। उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग विस्तार समझते हैं अब अपघटक को। अपघटक क्या होता है इसको देखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों उपघटक क्या होता है दोस्तों, जैसे पेड़ पौधा जब ये सूखता है, राख बनता है, या फिर जीव जब है इसकी मृत्यु होती है और जब यह कवक बनता है, मिट्टी बनता है, तो दोस्तों जो कवक होता है, जैसे ये जीव जंतु जब मरने के बाद सड़ते हैं, सड़ के जो कवक बनते हैं दोस्तों, उसे कवक आता है अपघटक के अंतर्गत। ठीक है, पेड़ पौधे भी जब दोस्तों इनके जब समय सीमा खत्म होती है, जब ये सूखते हैं उसके बाद मिट्टी में मिलते हैं, तो दोस्तों ये भी आ जाते हैं अपघटक के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों जैविक घटक आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अजैविक घटक टॉपिक को देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों आइए हम लोग अब अजैविक घटक टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसे हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत आता है भौतिक कारक, दूसरा है अकार्बनिक कारक,
तीसरा है कार्बनिक कारक। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आते हैं दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत। तो दोस्तों अजैविक घटक को इस एक लाइन में ऐसे समझ लिए विस्तार से कि मतलब अजैविक घटक वह होता है जिसमें यह निर्जीव होता है। ठीक है, इसमें जान नहीं होता है, यह निर्जीव होता है। ठीक है, इसे एक लाइन में अजैविक घटक कहता है जिसमें जीव न हो वह अजैविक घटक है। जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ये सभी जो क्या है दोस्तों, ये निर्जीव हैं। ठीक है, अगला है सौर ऊर्जा भी प्रकाश के अंतर्गत आ जाएगा। वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। फिर अगला अगला पॉइंट देखिए कार्बनिक कारक के अंतर्गत जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सब जो है दोस्तों सजीव के अंतर्गत आते हैं। अभी कुछ टॉपिक बचा है उसको देख लीजिए। अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक के अंतर्गत आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और दोस्तों इसमें जीव नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें जीव नहीं पाया जाता है अजैविक घटक में, और यह निर्जीव होता है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है, इसे ही अजैविक घटक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को विस्तार से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो आप लोग को तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह का फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को पूरा यूपी टेट सी टेट सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा और PDF के माध्यम से दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग विस्तार से समझेंगे उपभोक्ता क्या होता है और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है और तृतीयक उपभोक्ता क्या है। ठीक है, तो उपभोक्ता टॉपिक को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता टॉपिक में प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है इसको विस्तार समझिए। प्राथमिक उपभोक्ता में कह रहा है दोस्तों वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, फिर से आप लोग समझिए, कह रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता में कि वे जीव जो अपने, तो दोस्तों उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखिए क्या क्या आता है इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो दोस्तों गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधों खाते हैं दोस्तों, ये सभी आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ। ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, गाय, बैल, खरगोश, हाथी, हिरण, ये दोस्तों सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, आइए अब हम लोग विस्तार से देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम शुरू करते हैं द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में क्या आता है दोस्तों, तो वे जीव जो अपने पोषण भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता में कह रहा है कि वे जीव जो अपने पोषण या भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर शाक मच्छी पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। ठीक है, जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया इत्यादि क्या होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें ही द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता को। ठीक है, तो अगला टॉपिक दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता। आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं तृतीयक उपभोक्ता को। तृतीयक उपभोक्ता कह रहा है दोस्तों कि वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं उसे ही दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत, तो बाज, शेर, बाघ इत्यादि या आदि। तो दोस्तों ये सभी बाघ, शेर, बाज जो है ये सभी आते हैं दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि डेली बाय डेली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी सबसे पहले आपके यहाँ वीडियो पहुँच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं
अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों अपघटक या मृत्यजीवी। दोस्तों अपघटक या मृत्यजीवी को हम लोग विस्तार से देखेंगे। अपघटक मतलब डिकम्पोजर ऑफ, और मतलब अपघटक या मृत्यजीवी को इंग्लिश में डिकम्पोजर ऑफ सैप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपघटक क्या है, मृत्यजीवी को आइए देखते हैं। कह रहा है इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। तो दोस्तों अपघटक या मृत्यजीवी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं, जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है दोस्तों अपघटक या मृत्यजीवी? तो अपघटक या मृत्यजीवी के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं, और यह जो है कि अपने भोजन के लिए मृत शरीर पे, मृत व जंतुओं पे, जीवों पे और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि डेली बाय डेली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली बाय डेली आप लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। इसी तरह का क्लास दोस्तों आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा और पूरा सिलेबस दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट कवर कराया जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर भी आप लोग को डेली बाय डेली मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।